ओके, आवाज आ रही है? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने एसिड्स बेस एंड सॉल्ट में यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अब देखिए सेक्शन 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक, अब आप लोग को पता है बच्चों कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सबको पता है कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है ना। इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक, देखिए कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक, अब ये जो सॉल्ट है तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बना होगा, और कल मैंने आपको सिखाया था कि इसका करस्पॉन्डिंग बेस कौन है और करस्पॉन्डिंग एसिड कौन है। तो NaCl कैसे बनता है बताइए? NaOH और HCl से। ये सब लोग कर लोगे, कल मैंने आपको बताया था, है ना। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनकी रिएक्शन से आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा, यानी कि NaCl मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा? वाटर। तो इस तरीके से करेक्ट। अब यही बात आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, कल हमने इसके बारे में बात करी थी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। और NaOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो आपका एसिड मिल ये जो आपका सॉल्ट मिला है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो, ठीक। तो ये क्या है आपका बताइए? ये आपका न्यूट्रल है। कैसा है? ये आपका न्यूट्रल है, ठीक। और इसका pH कितना है बच्चों? 7 है। ये सबको पता है, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन से सॉल्ट की बात करी? NaCl की बात करी गई, ठीक है ना। ओके, सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड, ठीक है बच्चों। आप खाना बनाते हो घर में या आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो जो NaCl जो खाने में आप नमक डालते हो यही वाला नमक होता है, ठीक है। यही नमक है आपका NaCl, यही वाला सॉल्ट होता है। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ यू हैव मस्ट ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी, ठीक है। अब ये सब कहानियां हैं। अब सुनिए बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन का, और आपको ये पता है, ये देखिए ये डांडी मार्च की कुछ बातें यहाँ करी गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। जब NaCl के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, ठीक, सोडियम क्लोराइड के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों इस बात का जरूर जिक्र किया जाएगा, महात्मा गांधी की दांडी मार्च। ये आपने पढ़ा होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो नमक आंदोलन था आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वो NaCl से रिलेटेड था। किससे? NaCl से रिलेटेड था। तो आप समझ जाइएगा महात्मा गांधी की दांडी मार्च से रिलेटेड कुछ बात अगर वो लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप समझ जाना NaCl सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बस ये चीज़ है, और क्या, ठीक। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, NaOH और HCl से बना होता है। क्या दिक्कत है? बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए लीजिए। ये पहले से ही मेरे ख्याल से बैलेंस है ना बच्चों? पहले से ही बैलेंस है, क्या दिक्कत है? ठीक। अब देखो बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल सुनिए बच्चों, ठीक। बोर्ड एग्जामिनेशन का ये मैं आपको सवाल बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आइए जरा, देखिए यहाँ से बच्चों सवाल आपका जो है पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बच्चों, देखिए समुद्र का जो पानी होता है ना, सी वाटर, ठीक है। सी वाटर में बहुत तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक। वहां से हम सोडियम क्लोराइड को भी क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इवेपोरेशन के थ्रू निकालते हैं, आप लोग को पता है ना, ठीक है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको काम की बात यहां पर बताऊंगा। ओके, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, ठीक है। तो समुद्र के पानी में बहुत तरीके के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, उसमें से हम लोग क्या करते हैं? NaCl को इवेपोरेशन के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं, यूज करते हैं NaCl को, ठीक। तो सुनिए बच्चों, जो आपका सॉल्ट होता है, ठीक, NaCl, वो कहाँ मिलता है? सी वाटर में मिलता है, ठीक। उसके बाद एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो सुनिए, जब ये लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे भी ये लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो ये बात कर रहे हैं NaCl की। मैं बार बार आपको बात यहां पे बताना चाहता हूं कि सॉल्ट की जब भी बात करी जा रही है तो कॉमन सॉल्ट की बात करी जा रही है, टेबल सॉल्ट की बात करी जा रही है, यानी कि NaCl की बात करी जा रही है। तो NaCl का जो फर्स्ट सोर्स है, फर्स्ट सोर्स याद हो गया, सी वाटर में ये डिजॉल्व है। कहां? सी वाटर में। इसका जो फर्स्ट सोर्स है वो क्या है? आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ NaCl, कॉमन सॉल्ट या सॉल्ट, ठीक। इसके सोर्स एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 सोर्स है ये आपका सी वाटर
contains many salt dissolved in it. Sodium chloride is also dissolved in sea water. तो इसका फर्स्ट सोर्स क्या है? सी वाटर है, ठीक। और दूसरा सोर्स जो है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताता हूं। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, बहुत अच्छा ये तो क्वेश्चन है, सुनिए सुनिए। पहले आप पूरी कहानी समझो। बहुत पुराने समय में, है ना, बहुत पुराने समय, ठीक है, बाइगॉन एजेस मींस बहुत पुराने टाइम में जो बड़े बड़े समुद्र थे वो सूख गए होंगे, ठीक है ना, समझिए। बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, युगो युगो पहले, यानी कि बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, बाइगॉन एजेस का मतलब मेरे से ज्यादा आपको पता होगा। बहुत पुराने टाइम में बड़े बड़े समुद्र सूख गए होंगे। तो जब समुद्र सूख गए तो बताइए, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है, पता है आपको, उसके क्रिस्टल्स होते हैं। क्यों भाई, ये सब आपको नहीं पता? बताइए, सोडियम क्लोराइड क्या आपका आयनिक कंपाउंड है? ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, आपको पता है, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड आपको पता है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ये भी आपको पता है। तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया कि सोडियम क्लोराइड अपने क्रिस्टल बनाता है ना, तो इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स, ठीक, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र सूख गया होगा, बहुत पुराने जमाने में जो समुद्र रहे होंगे बड़े बड़े सूख गए होंगे। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, जब इसके क्रिस्टल बन रहे होंगे, ये देखिए इसके क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एनायन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है ना, समझिए भाई। ये सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको क्लास में स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, ठीक है, कैसा होता है बताओ? Na+ और Cl-, 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 किसको किसको याद है बताओ? एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड से घिरा रहता है? अभी तो मैंने यहां पर 1 2 3 4 बना के दिखाए हैं, बताइए एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड से घिरा रहता है? बताइए, देखते हैं कौन से बच्चे को याद है, बताइए। क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, बताइए। जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो बताइए एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा रहता है? 6। यस, एक बच्चे को याद है, बस एक बच्चे को याद है। तो भाई जिसको नहीं याद है सुन लो, एक सोडियम आयन, 1 2 3 4, एक सामने क्लोराइड होता होगा बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के अंदर, टोटल 6 क्लोराइड आयन से एक सोडियम आयन घिरा रहता है। और इसी तरीके से अगर एक क्लोराइड आयन को देखा जाएगा, ये देखिए सुनिए, एक बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के पीछे, ठीक। तो बोर्ड से बाहर वाले को मैं ऐसे बना देता हूं Cl-, और बोर्ड के प्लेन के अंदर जो होगा वो इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके, और इसी तरीके से एक क्लोराइड आयन को देखोगे तो ये 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, Na+, ठीक, Na+ और Na+ और Na+, ठीक। और क्लोराइड के सामने एक सोडियम आयन होगा जिसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है, जो बोर्ड से बाहर होगा, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा, ठीक, Na+ और एक बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। तो इस तरीके से एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड से, या एक क्लोराइड 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है और 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज रहता है। आइए मैं आपको दिखाई देता हूं, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए इधर आइए, ये NaCl का क्रिस्टल मैंने आपको क्लास में नहीं दिखाया था, बताइए। यहां पर आ जाइए, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, क्या ये मैंने क्लास में आपको नहीं बताया? बताइए, ये देखिए। हालांकि नमक जो है, नमक का मतलब वही टेबल सॉल्ट, आपको दिखने में तो ऐसा लगता होगा इसका ये क्रिस्टल ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे जाके, ये देखिए इसका क्रिस्टल है ना। अब जरा समझिए, इसमें देखिए ब्राउन ब्राउन कलर भी दिखाई पड़ रहा है, जल्दी मुझे बताइए, इसमें क्या आपको कहीं ब्राउन ब्राउन कलर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये ब्राउन शेड आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताइए जल्दी से, बोलिए। हाँ, इसके बारे में बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल, सब लोग भैया दिमाग खोल लो, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दें इधर। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो आप लोग देख लें अच्छी तरीके से। अभी एक चीज और दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले आप ये वाला क्रिस्टल देखिए, ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक, और यहां आपको ब्राउन कलर दिखाई पड़ रहा होगा, पक्का चेक कर लो। क्या आपको ब्राउन कलर यहां दिखाई पड़ रहा है? बोलो, दिखाई पड़ रहा है? अब सुनो, ये जो ब्राउन कलर होता है ये इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है? इंप्योरिटीज। पूरी कहानी सुन लेना ध्यान से, ये क्या है? इंप्योरिटीज है। अब ये कहां से आई, कैसे आई, ये मैं आपको बात करता हूं अभी, ठीक। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इंप्योरिटीज का कलर बताइए कैसा है? जो रॉक सॉल्ट होगा, रॉक सॉल्ट कैसे बनाओगा? पूरी कहानी सुनो, रॉक सॉल्ट कैसे बनाओगा? रॉक सॉल्ट मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी इस तरीके से, बड़ी बड़ी चट्टानें, नमक की चट्टानें। कैसे? पुराने समय में, बहुत पुराने टाइम में बड़े बड़े समुद्र सूख गए होंगे, तो जब सूख गए होंगे तो NaCl
ने अपना क्रिस्टल बनाया होगा, ध्यान से सुन लीजिए, और क्रिस्टल बना, जब वो क्रिस्टल बन रहा होगा तो आपको पता है क्रिस्टल कैसे बनता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। तो जब पास पास आ रहे होंगे और क्रिस्टल बना रहे होंगे, ध्यान से सुनो, उनके लगने का स्टाइल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाइए, अभी मैंने दिखाया भी था, अभी मैं आपको फिर से, अभी मैं 3D में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि Na+ को जब Cl- घेर रहा होगा 6 तरफ से, 6 साइड से, ठीक, 1 2 3 4 और एक सामने से ऐसे और एक पीछे से, तो जब इसमें आयनिक बॉन्डिंग हो रही होगी, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, क्या जब ये पार्टिकल्स पास पास आ रहे होंगे, कैटायन और एनायन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लग रहा होगा, जब इनकी बॉन्डिंग हो रही होगी, तो गलती से अगर बीच में कोई पार्टिकल फंस गया होगा तब क्या कर लोगे बताओ? ये कोई फॉरेन पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अलावा कहीं से आ गया होगा, उसको हम फॉरेन पार्टिकल या इंप्योरिटी बोल रहे हैं। सुन लीजिए ध्यान से, क्या आपको पता है क्रिस्टल कैसे बनता है? जब कैटायन एनायन पास पास आते हैं तो क्रिस्टल बनता है। तो जब समुद्र सूख रहा होगा बहुत पुराने टाइम में, तो ये ऐसे Na+ और Cl- ऐसे पास पास आ रहे होंगे और इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन क्या कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं एंटर कर सकता है? कर सकता है। तो अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया होगा, ये देखिए इस तरीके से, फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया होगा, तो ये जो क्रिस्टल है वो पूरा क्लियर नहीं बनेगा, वो पूरा साफ सुथरा नहीं बनेगा, ये क्रिस्टल साफ सुथरा नहीं बनेगा, वो इंप्योरिटी आ जाएंगी बीच बीच में और इसके क्रिस्टल को डिस्टर्ब करेंगी। चेक कर लीजिए, तो वही सारी इंप्योरिटीज तो है ये, वही सारी इंप्योरिटीज तो है ये, इसलिए कलर कैसा दिखाई पड़ता है बताइए? ब्राउन। कोई डाउट है बताइए? कोई फॉरेन पार्टिकल बीच बीच में आ गए होंगे क्रिस्टल बनते टाइम? यस और नो, जल्दी से बताइए। ये बात आपको मन में फील हुई कि नहीं फील हुई? बताइए बताइए, ये बात मन में फील हुई? तो कलर ब्राउन क्यों आ रहा है? इंप्योरिटीज के कारण, क्योंकि पुराने टाइम में जो रॉक सॉल्ट बन रहा होगा, रॉक सॉल्ट मतलब जो, अच्छा, रॉक सॉल्ट का मतलब जो पुराने समुद्र सूख गए होंगे, और सुनो, रॉक सॉल्ट को माइन कैसे किया जाता है? ठीक उसी तरीके से जैसे कोयले, जो कोल होता है, कोल मतलब जो अरे कोल का मतलब, कोल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कोयले को माइन करते हो आप, है ना, सुना होगा, कोयले की खदानें होती है ना, उसको डिगिंग करके जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसकी टनल्स होती है, सुरंगों में से निकालते हैं, वैसे ही इस रॉक सॉल्ट को भी डिग करके, इसकी भी टनल्स होती हैं, इसकी भी टनल्स बनाई जाती हैं, तो इस रॉक सॉल्ट को बाहर निकाला जाता है, और इस रॉक सॉल्ट में कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, इंप्योरिटी के कारण। और ये कैसा बनता है? क्यों बना है ये? पुराने टाइम में जो बड़े बड़े समुद्र थे उसके सूखने के कारण बनता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं NaCl का स्ट्रक्चर, सुनना, फिर मैं इसको समराइज कर दूंगा। यहां पर आओ, कहां गया? ये देखिए, यहीं पे आ जाओ, चलो इसी को देख लो, क्या ही जा रहा है ना। ये देख लीजिए, आप किसी को भी आप देख लो, ये वाला सोडियम है, तो एक सोडियम क्या 6 क्लोराइड आयन से नहीं गिरा हुआ है? यही तो मैं आपको बता रहा था, ठीक, इसी को हम वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एनायन बोलते हैं, यही तो क्रिस्टल है। चेक कर लीजिए, ये सोडियम आयन है, इसको क्लोराइड ने, ठीक ठीक, एक क्लोराइड, दो क्लोराइड, ऊपर क्लोराइड, नीचे क्लोराइड, तो 1 2 3 4, ये बहुत अच्छा नहीं है, 1 2 3 4, हाँ ये देखिए, 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, ग्रीन वाला क्या है? क्लोराइड है। तो एक सोडियम को 1 2 3 4 5 6 क्लोराइड ने घेर के नहीं रखा हुआ है, चेक कर लीजिए, ठीक, तो ये है, ओके। अब आ जाइए जरा आप, और बस यही मैं बता रहा हूं, जब ये क्रिस्टल बन रहा होगा तो बीच बीच में कहीं से फॉरेन पार्टिकल्स आ गए होंगे, बीच बीच में कहीं से फॉरेन पार्टिकल आके ट्रैप हो गए होंगे, फंस गए होंगे, तो कलर कैसा आएगा? ब्राउन। इंप्योरिटीज हैं, ठीक, इंप्योरिटीज हैं। अब देखिए, अब आप यहां पर आ जाओ, अब क्वेश्चन सुनिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, फुल एंड फाइनल क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्वेश्चन सुनिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। सोर्सेस, किसके सोर्सेस? NaCl के सोर्सेस, सोडियम क्लोराइड के सोर्सेस। सोर्स नंबर 1 बताइए, सोर्स नंबर 1 क्या है? सी वाटर, समुद्र में ये जो समुद्र का पानी होता है, जो प्रेजेंट टाइम में सी है, सी वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है ये, सी वाटर में डिजॉल्व रहता है ये, और इवेपोरेशन के थ्रू आप इसको क्रिस्टलाइज कर लोगे। दूसरा ये आपको मिलेगा कैसे? रॉक सॉल्ट्स के फॉर्म में। कैसे? बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, ठीक है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मतलब बड़ी बड़ी नमक की चट्टानें होंगी, ठीक, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट, और कहानियां पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, ठीक है। रॉक सॉल्ट, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट कैसे बनी होंगी, यहां पे पढ़ लीजिए, व्हेन सी ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप, ओके। उसके बाद रॉक सॉल्ट को कैसे, रॉक सॉल्ट से हमें कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता होगा? तो रॉक सॉल्ट को उसी तरीके से माइन किया जाता है जैसे कोल को माइन किया जाता है, ठीक है, तो रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये जो रॉक सॉल्ट में बड़े बड़े NaCl के क्रिस्टल होते हैं, ठीक, इन क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। कलर कैसा होता है? ब्राउन। कलर ब्राउन होता है और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज के कारण कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक, ये चीज है, करेक्ट। तो अब आपको एक काम करना है, यहां से लेके बच्चों और यहां तक, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक 2 बार पढ़िए इसको, कम से कम पढ़िए फटाफट। डन हो गया? पढ़ लिया? 2 टाइम्स कम से कम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है, हो गया, डन, यस 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 यस। चलो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, आगे देखो, ये सब कहानियां भाई पढ़ लेना, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वीडम, ये सब कहानियां आप लोग एक बार प्लीज रीड कर लेना। अब सुनो बच्चों, ये जो कॉमन सॉल्ट अभी अभी आपने पढ़ा NaCl, इस NaCl को, इस NaCl की हेल्प से, यानी कि इस कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हम बहुत सारे दूसरे यूजफुल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं बच्चों। क्लास में पढ़ाया मैंने, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यही कहानी बच्चों यहां पर लिखी हुई है कि कॉमन सॉल्ट की हेल्प को, कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आप बना सकते हो, किसको लेकर? NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन समझिए जरा। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना? व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ठीक है, ये एग्जामिनेशन में बच्चों सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन, SLN का मतलब सॉल्यूशन, ठीक। देखिए, ब्राइन सॉल्यूशन कोई नई चीज नहीं है भाई, नमक का घोल पानी के साथ, सिंपल सी बात है, नमक ले लो और हाँ NaCl इन वाटर, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड रखा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये हो गया थोड़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लीजिए, मतलब नमक को घोलते जाइए घोलते जाइए, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रखनी है, मतलब नमक को डिसॉल्व करते जाइए और तब तक जब तक नमक घुलना ना बंद हो जाए, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए तब तक घोलते रहो, क्या दिक्कत है ना? ठीक। तो हाँ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हाँ ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन, लेकिन वो एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है? उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो सैचुरेटेड होता है। एक्वस तो होता है, एक्वस का मतलब पानी मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नमक वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर आप एग्जामिनेशन में सिंपल लिख देंगे कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वहां, ठीक है। नमक को तब तक घोला जाता है उसमें जब तक नमक घुलना नहीं बंद हो जाता है, नहीं, नमक जब तक डिजोल्व होना नहीं बंद हो जाता है तब तक हम उसको डिजोल्व करते रहते हैं, ठीक। तो यदि आप चाहें तो एग्जाम में आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl भी लिख सकते हैं, एक्वस मतलब पानी के साथ NaCl का सॉल्यूशन, ठीक, ये हो गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब सुनिए बच्चों, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले NaCl की हेल्प से हम सबसे पहले NaCl की हेल्प से हम सबसे पहला जो कंपाउंड बनाएंगे, सबसे पहला केमिकल जो बनाएंगे, वो बनाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका NaOH, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका क्या? NaOH, ठीक। चलो अभी हम इसको बनाएंगे, रुक जाइए, लेकिन कुछ बातें पहले समझ लीजिए। इसको बनाने से पहले सुनो ध्यान से, सभी लोग इधर आओ जरा। ये डायग्राम आपको अपनी NCERT में दिखता है? बताइए, ये डायग्राम आपको अपनी NCERT में दिखता है? अब आज आपको एक काम करना है, क्या? अभी मैं इसको समझाऊंगा, इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है सर, सिर्फ देखना नहीं है। अगर आज आपने इसकी 2 टाइम्स 1 टाइम प्रैक्टिस नहीं करी थी, कोई डायग्राम गंदा बन जाए कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उसको साफ सुथरा बना रहे हो, एग्जाम में 10 घंटे सजा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ना ना ना। बस आप फटाफट रफ हैंड से आप डायग्राम बनाइए, बस आपकी लेवलिंग बच्चों सही होनी चाहिए, है ना? एनोड कहाँ है, कैथोड कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ निकल रही है, ठीक है, क्लोरीन कहाँ है, ठीक है, Cl माइनस किधर जा रहा है, OH माइनस किधर जा रहा है, ठीक, Na प्लस किधर जा रहा है, H प्लस किधर जा रहा है, मेम्ब्रेन एक डॉटेड लाइन से लगानी है आपको, ठीक, ब्राइन कहाँ से निकल रहा है, ठीक, ठीक है, मतलब ब्राइन कंटेनिंग NaOH कहाँ से आपको मिल रहा है, फिर ब्राइन कहाँ से आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना, अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। अब सुनो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सुनो भाई, आ जाओ जरा फटाफट, आ जाओ। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, आप लोग याद करिए बच्चों क्लोरीन गैस के यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।
बच्चों सीधे आपसे यूजेस पूछे जा सकते हैं। पहले तो आप क्लोरीन गैसेस के फटाफट, और वही वाले यूजेस जो एनसीईआरटी में दिए हैं वही वाले आपको लिखने, कहीं बाहर से मत लिखने लगिएगा आप, ऐसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, हमको अपने सिलेबस में चलना है। सुनो बच्चों, सबसे पहले क्लोरीन का यूज कहां करोगे बताओ? वाटर ट्रीटमेंट में। क्या आपने सुना है बच्चों, बताइए, कि क्लोरीन का यूज हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं? सुना है? वाटर ट्रीटमेंट मतलब बताइए? पानी को स्वच्छ करने में, साफ करने में। हाँ, टैंक में, बच्चे बता रहे हैं टैंक में, हाँ टैंक में क्लोरीन का छिड़काव करते हैं। क्यों? जिससे जो भी पैरासाइट्स हैं या वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। भाई क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है ये। तो वो क्या करेगा, जो भी पैरासाइट्स है या जो बैक्टीरिया है उसको रिप्रोड्यूस करने ही नहीं देगा, क्योंकि क्लोरीन उसकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा देगा, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा देगा। ठीक, तो भैया वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक, बस वहां बैक्टीरिया जन्म नहीं ले पाएंगे, यानी कि ग्रोथ बैक्टीरिया का नहीं होगा, वायरस का ग्रोथ वहां पर नहीं होगा। करेक्ट, तो ये चीज है। ओके, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। करेक्ट, अब देखिए, तो वाटर ट्रीटमेंट में, उसके बाद स्विमिंग पूल्स में फिर से वही है, स्विमिंग पूल का पानी साफ करने का मतलब है कि उसमें वही है बैक्टीरिया और जो भी है आपके वायरस वगैरह, उसको किल करने के लिए क्लोरीन का यूज करते होंगे। उसके बाद पीवीसी, पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों, आपने पीवीसी पाइप सुनी होंगी, पीवीसी पाइप्स आपने सुनी है? बताइए क्यों भाई, किसने किसने पीवीसी पाइप सुना है बताइए? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक तरीके का प्लास्टिक होता होगा। ठीक है, ये एक तरीके का प्लास्टिक होता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स आपने सुनी होंगी, प्लास्टिक का टाइप होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, ओके, तो क्लोरीन की हेल्प से ही हम इसको बनाते हैं। अब सुनो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। आपने वायर देखे हुए, वायर घर में आपके लगे होंगे, वायर मोटे मोटे वायर लगे हुए, तो उसके अंदर कॉपर होती है और बाहर इंसुलेशन होता है। तो बाहर किसका इंसुलेशन होता है बताइए? बाहर किसका इंसुलेशन होता है? पीवीसी का। जनरली आजकल बहुत सारे वायर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों जरा फटाफट यहाँ पर। ठीक, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आया था कि क्लोरीन का यूज, मतलब आपको पूछा गया था कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज वायर के इंसुलेशन में किया जाता है, ऐसे कहानी। तो क्लोरीन का नाम वहां पर आपको लिखना था ना। पीवीसी इंसुलेशन जो होता है वायर के ऊपर, ये अंदर कॉपर है इस तरीके से, और ऊपर ऊपर क्या किया? पीवीसी का इंसुलेशन किया हुआ है। ठीक, समझ गए? तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स बच्चों क्या होते हैं? जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास एक कॉलिन है, और इसी तरीके से लाइजॉल आपने सुना होगा, लाइजॉल वगैरह आता है ना, फर्श पे डाल के आप साफ करते हो। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि फर्श हो गई, फ्लोर, उस पे जो वायरस या उस पे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स का। तो लाइजॉल वगैरह जो बनाते हैं या जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें हम क्लोरीन का थोड़ा सा यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद सीएफसी, सीएफसी क्या आपने सुना होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, सीएफसी बनाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, उसके बाद बच्चों पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स फार्मर्स यूज करते हैं, आपको पता है ना, डिफरेंट टाइप के, जो जिसको कीटनाशक रसायन बोलते हैं हिंदी में, डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए, ताकि उनकी फसल ना खराब हो जाए, फार्मर्स की जो खेती उन्होंने करी वो ना खराब हो जाए, तो पेस्टिसाइड बनाने में। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि क्लोरीन के यूज याद करने में, या रट लो, रटो जरा 2 मिनट फटाफट। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स। ठीक, याद कर लीजिए फटाफट। नाउ अब आगे देखिए, ये हो गया। इसके बाद आप ये याद करिए फटाफट, इधर आइए, हाइड्रोजन के यूजेस जरा याद करिए, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ये तो सब लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में आजकल हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, आजकल तो देख रहे हो ना आप, व्हीकल्स में भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। उसके बाद मार्जरिन, ठीक है, मार्जरिन क्या होता है बच्चों? जो आर्टिफिशियल, हाँ रॉकेट फ्यूल, यस। सुनो बच्चों, मार्जरिन क्या होता है पता है आप लोग को? मार्जरिन क्या होता है? जो क्या कहते हैं, एक तो असली वाला मक्खन होता है ना, जो दूध से बनता है, मिल्क से, असली वाला मक्खन, एक नकली वाला भी होता है। ठीक है, हालांकि वो भी खाने वाने के में यूज किया जाता है। जो नकली मक्खन होता है ना, उसको मार्जरिन बोलते हैं। आप देखिए मार्केट में भी आता है ना, अलग अलग कंपनीज का। तो जो नकली मक्खन होता है, यानी कि उसको बनाने के लिए आप हाइड्रोजन का, क्यों भाई भूल गए हो क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी नहीं बनाए हो? बताओ, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी नहीं बनाए हो? बताओ। ठीक, हाँ, तो वही वाला वेजिटेबल ऑयल से ही वेजिटेबल, अब कुछ स्पेशल टाइप के वेजिटेबल ऑयल होते होंगे, उससे ये लोग एक स्पेशल टाइप का वेजिटेबल घी टाइप का बनाते होंगे, जो खाने में वैसा लगता है मक्खन जैसा, उसका लुक भी कैसा होता है, मतलब देखने में मक्खन जैसा लगता है, मार्जरिन उसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का यूज नहीं करोगे, वहां एडिशन रिएक्शन थी, बताइए। ठीक, निकल के प्रेजेंस में, तो वही वाला है, और कुछ कुछ नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट है
अमोनिया, अब ये सबको पता है अमोनिया कहाँ यूज होती है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, और अमोनिया का यूज आप कहाँ करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, फर्टिलाइजर्स बनाने में। और अमोनिया कैसे बनती है, हैबर प्रोसेस से, क्लास में बताया है, ठीक है। अमोनिया कैसे बनती है, हैबर प्रोसेस से, यानी कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन को आप रिएक्शन कराओगे, तो ये देखो नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हो तो अमोनिया बन जाती है, बैलेंस बैलेंस कर लेना आप खुद से, ठीक। तो बस ये है, और क्या, यहाँ 2 लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, सही है, चेक कर लो भाई 3, बस बैलेंस हो गई, और क्या दिक्कत है। अमोनिया क्या है, NH3 है। तो ये बातें याद करी। इसके बाद यहाँ पर आइए जरा, इसके बाद यहाँ पर आइए, उसके बाद अब देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज डायरेक्ट आपको याद करने। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर आइए जरा, यूज क्या क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। अब ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, सुनिए, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो मेरे पास मेटल की कोई शाफ्ट है, रॉड है, ठीक, अरे भाई मान लो यार, ठीक, ये मेरे पास एक मेटल की रॉड है इस तरीके से, ठीक। अब बच्चों इस रॉड के ऊपर कोई ग्रीस लगी या ऑयल लगा है, होता है ना भाई, ये जो शाफ्ट है, जो रॉड है, किसी मशीन का पार्ट होगा, तो मशीन का पार्ट, अब इसके ऊपर मान लो मुझे पेंट करना है, अरे मान लो यार, तो ये किसी का मशीन का अगर पेंट होगा कभी किसी जमाने में, तो इस पे ग्रीस लगा दी गई होगी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ग्रीस या ऑयल लगा दिया गया होगा, तो इस पे ग्रीस या ऑयल के पार्टिकल्स हैं, क्या है, इस पे ग्रीस या ऑयल के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने ग्रीस लगाया होगा इसमें। तो अब इस ग्रीस को हटाना है मुझे, तो ग्रीस को हटाना क्या जो प्रोसेस होता है, ग्रीस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उसको ही डी ग्रीसिंग, डी मतलब हटा दो, ग्रीस को हटा दो, ठीक है। तो डी ग्रीसिंग मेटल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कुछ केमिकल बनाएंगे, उस केमिकल को हम ऐसा कपड़े में लेकर या ब्रश में लेके इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, समझो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कोई केमिकल बनाएंगे, पहले समझिए जरा, ठीक, हम कोई केमिकल बनाएंगे, ठीक। अब उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हम जो केमिकल बनाएंगे उसको ब्रश से इसके ऊपर लगा के ऐसा 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 हम साफ कर देंगे, तो जब साफ कर दोगे ग्रीस या ऑयल इसके ऊपर से हट जाएगा, समझ गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स या डीग्रीजिंग मेटल, ठीक। अब ये शाफ्ट जो भी आपकी शाफ्ट है या रॉड है, ये इस तरीके से साफ हो गई, यानी कि ग्रीस या ऑयल इससे हट गया। अब भाई आपको जो करना हो कर लीजिए, आप इसे पेंट कर लीजिए, पेंट करना हो या कोई और प्रोसेस करना हो इसके ऊपर, कोई और कुछ करना हो तो कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। तो इस तरीके से, ठीक। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड डीग्रीजिंग मेटल। उसके बाद सोप, हाँ भाई सोप कैसे बनाते थे याद करिए बच्चों, जो आपका एस्टर होता था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एस्टर को आप रिएक्शन कराते थे किसके साथ, क्यों भाई, जैसे मैं एक एस्टर ले रहा हूं CH3 COO C2H5, याद है, बताइए इसका नाम क्या था, इथाइल एथेनोएट, भूल गए हो क्या, किसको याद है, इथाइल एथेनोएट, ठीक। तो ये जो एस्टर था इसकी रिएक्शन आपने कराई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एल्कली से, याद है एल्कली क्या होता है, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसको मैंने आपको क्लास में सिखाया है, क्या होता है बताओ, यहां से इसको ब्रेक कर देते थे और CH3COO Na, तो CH3COO याद है, Na कहां लगाते थे इसके बाद, तो CH3COO Na, और साथ में क्या बनता था याद करिए, साथ में C2H5 को OH दे देते थे, तो ये देखिए अल्कोहल मिल जाता था और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और यही क्या होता था, सोप। इसी को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं, बताइए। तो सोप बनाने में आपने किसका यूज किया था, मतलब एग्जैक्टली ये सोप का मॉलिक्यूल नहीं है, सोप तो होता है सोडियम स्टीरेट, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं मैं कि एस्टर्स प्लस NaOH गिव्स अल्कोहल, नहीं इथेनॉल हमेशा इथेनॉल नहीं मिलता है, अल्कोहल कोई भी अल्कोहल मिल सकता है यहाँ, अल्कोहल, और प्लस यहां पर ये जो मिलता है मॉलिक्यूल, यही तो क्या है, सोप का, एग्जैक्टली ये सोप नहीं है, सोप तो होता है C17H35CONA, बट यस यही जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट होता है, यही तो क्या होता है आपका सोप होता है, ठीक। तो इसलिए NaOH को कहां यूज करते हैं, सोप बनाने में, चेक कर लीजिए। उसके बाद पेपर मेकिंग, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, ठीक है ना, नेचुरल फाइबर्स भी आते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी आते हैं, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में NaOH का यूज किया जाता है, तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको 2 मिनट रुक के आप याद कर लीजिए, आज आपका ये टारगेट है, सब याद करके तब आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब यहां पर आइए, सुनो बच्चों क्या करने जा रहे हो, सबसे पहले चाहे आप जो करने जा रहे हो, पहले भैया रिएक्शन रट लो, ध्यान से सुनो, पहले रटो, फिर अभी मैं कुछ आपको समझाऊंगा तो याद भी हो जाएगा, परेशान ना हो। आप बनाने जा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, आपको क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे चाहिए, NaCl की हेल्प से चाहिए, NaCl यहाँ रॉ मटेरियल है, ठीक, तो NaCl की हेल्प से चाहिए। ध्यान सुनो बच्चों, आपको बनाना है NaOH,
और ये जो मिल गया इस बार बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब साथ में जो मिला है, क्या क्या मिला है बाय प्रोडक्ट, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो कहने के लिए वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन यूजेस देखे आपने कितने इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के भी यूजेस दिए एनसीईआरटी में और हाइड्रोजन के भी, दोनों हमने याद कर लिए। ठीक, तो ये बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन रट लो भाई, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। ठीक, हमें ब्राइन सॉल्यूशन लेना है बच्चों, और ब्राइन सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देना है, बस खत्म। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, NaCl, ठीक है, और पानी उसमें डाला, NaCl एक्वस लिखा क्योंकि पानी प्रेजेंट है, ठीक, पानी प्रेजेंट है, और पानी उसमें और डाला, और यहां इलेक्ट्रिसिटी पास करा देनी, बस। पहले तो रट लो भाई, यहां पहले तो याद कर लो चुपचाप, क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहले तो याद कर लीजिए फटाफट, ठीक, करेक्ट, याद कर लीजिए। मेन प्रोडक्ट बच्चा पूछ रहा है कौन सा, NaOH है मेन प्रोडक्ट, NaOH बना रहे हैं, और क्या है, NaOH बना रहे हो ना, NaOH। अभी तो इस टॉपिक में तो आपका टारगेट NaOH है ना, ठीक। अब सुनो, ओके, हाँ, लेकिन जो हाइड्रोजन निकल रही है क्लोरीन, वो वेस्ट नहीं होगी, परेशान मत होइए, उसका यूजेस देखा आपने एनसीईआरटी में बता हुआ। अब सुनो, इधर आओ, ये आपको याद हो गया होगा, क्या बैलेंस वैलेंस सब कुछ कर लोगे, याद हो जाएगा, जल्दी बताओ, याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों, क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस मिल रही है, ठीक है। क्लोर शब्द क्यों लगा हुआ है बताइए, क्लोर शब्द आया है क्लोरीन से, क्लोर लगा है क्लोरीन गैस के लिए। एल्कली क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एल्कली आपको मिल रहा है, चेक कर लो, NaOH क्या है, बेस है ना, एल्कली वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक, तो एल्कली इसके लिए लगा हुआ है बस, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक, ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस को हम बोलते हैं, करेक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें जो याद करने वाली चीज है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा बच्चों। देखिए, क्लोरीन गैस कहां मिलती, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्लोरीन गैस आपको कहां मिलती, एनोड पे भी कि कैथोड पे, तो भैया याद कर लो, जो क्लोरीन होती है वो आपको कहां मिलती है, एट एनोड। अब ये कैसे होता है थोड़ा याद दिला देंगे, अभी आपको परेशान ना हो, अभी के लिए तो आप देखो पहले, क्लोरीन कहां मिलती है हमें, एनोड पे, ठीक, और उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस आपको कहां मिलता है, कैथोड पे, ठीक, कैथोड पे, ठीक। और सुनिए, ये जो NaOH का एल्कली, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका, है ना, थोड़ा सा एक्वस ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ब्राइन भी मिला हुआ बाहर आता है। तो ये जो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ये कहाँ मिलता है, ये भी नियर द कैथोड मिलता है, ये भी कहाँ फॉर्म होता है, नियर द कैथोड। तो NaOH एक्वस नियर द कैथोड, ये बातें इतनी आपको याद रखनी है, नियर द कैथोड, ठीक, करेक्ट, जिसमें H लगा हुआ है, ठीक, और कैथोड में भी H लगा हुआ है, ये सब ट्रिक है याद करने की, कैथोड में भी H लगा हुआ है और हाइड्रोजन में भी H है और NaOH में भी H है। तो जिसमें जिसमें H है, समझ गए ना, हाइड्रोजन में H तो कैथोड पे, कैथोड में H है, और NaOH में भी H तो कैथोड पे, और बचा हुआ क्लोरीन एनोड पे, ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है थोड़ा सा और। यहाँ जो मेम्ब्रेन लगी हुई, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उतना डिटेल में वो क्वेश्चन मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं आएगा वो, क्योंकि क्लास 12th में वो क्वेश्चन आएगा आपका, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, वहां भी हमें नहीं जाना है। बस आप ये समझो, जो मेम्ब्रेन लगी है वो, उसका साइज कुछ ऐसे बनाया जाता है कि वो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है। यहाँ से, यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद में से छोटे छोटे पार्टिकल निकल सकते हैं, जैसे कि Na+, H+, OH-, Cl-, तो छोटे छोटे पार्टिकल को अलाउ करती है, यानी कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को ही वो अलाउ करती है, पार होने देती है वहां से, बाकी सब बड़े बड़े पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देगी, ऐसे समझो। अब इधर आओ, अब एक बात बताओ, आपने क्या डाला था इसमें, NaCl डाला था एक्वस, ठीक, और क्या डाला था आपने, पानी डाला था, H2O, प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, H2O लिक्विड, प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, NaOH, बैलेंस वैलेंस सब कुछ अभी आपने कर लिया था, एक्वस, ठीक, उसके बाद क्या मिला था आपको, क्लोरीन गैस, ठीक, उसके बाद क्या मिला था आपको बताइए, हाइड्रोजन गैस, सही है, करेक्ट, और NaOH आपको कहाँ मिला था, कैथोड पे, नियर द कैथोड, एग्जैक्टली कैथोड पे मत बोलिए, नियर द कैथोड, और क्लोरीन एनोड पे, और हाइड्रोजन नियर द कैथोड, एट द कैथोड, ठीक। अब सुनो बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है
कि एन आयन क्या होता है नेगेटिव, तो एनोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है, एनोड क्या होगा आपका पॉजिटिव, तो एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव। तो ये बैटरी लगी, और बैटरी आपकी मतलब डीसी सोर्स यूज करना है, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी नहीं यूज करना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। अब देखो अब सॉल्यूशन में क्या क्या मौजूद है बताइए, बहुत आसान है, चेक कर लो। सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा आपको, बताओ जल्दी से। आपको मिलेगा Na+ और Cl- यहां से मिला, और पानी आपको क्या क्या देगा बताओ, पानी आपको H+ और OH- देगा कि नहीं देगा बताइए, ठीक। अब देख लो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, कैथोड है, ठीक। तो अब बताओ कैथोड पे माइनस है, तो माइनस की तरफ कौन भागेगा, यहां से चेक करो कितने तरीके के आयन है आपके पास, Na+, H+, OH- और Cl-, ठीक। तो कैथोड पे नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ कौन कौन जाएगा खुद ही सोच लो, नेगेटिव की तरफ कौन कौन जाएगा, प्लस वाले। कितने हैं प्लस वाले यहां पर, डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, कितने हैं प्लस वाले यहां पर, एक तो ये है प्लस वाला H+, और दूसरा है Na+, चेक कर लो, सही है, ठीक। तो कैथोड की तरफ एरो लगा हुआ है, कौन कौन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकलकर कौन कौन उधर जा रहा है, किधर, कैथोड की तरफ, प्लस वाले, क्योंकि कैथोड पे माइनस है तो माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो ध्यान से सुनो, H+ और Na+ आके यहां आ जाएंगे, यहां पर, कहां पर, कैथोड पे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो H+ आ गया यहां, क्योंकि ये माइनस से अट्रैक्ट हो गया, और Na+ आ गया यहां पर, ठीक। H+ को मैंने इस पे लिखा, और Na+ को मैंने जानबूझ के नीचे लिखा, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा, ठीक। अब आपके पास नेगेटिव आयन कौन कौन से बचे, चेक कर लो। नेगेटिव आयन OH- और Cl-। अब बताओ माइनस वाले किधर अट्रैक्ट होंगे, माइनस वाले जाएंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे प्लस है, ठीक। तो माइनस वाले इधर चले जाते हैं, तो Cl- को मैंने यहां लिखा, ठीक, Cl- को मैंने यहां लिखा, और ठीक OH- को मैंने यहां लिखा, ये इस तरीके से, ठीक। अब सुनिए होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, एनऑक्स और रेड कैट, मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है, एनऑक्स, ठीक, एनऑक्स मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहां होता है, एन का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए होता क्या है यहां पर, अब कर लीजिए बस, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बताइए, ये Cl- क्या करेगा, Cl- अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्या दिक्कत है ना। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, चेक कर लो भैया, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे एनोड पे, ठीक, करेक्ट। तो एनोड पे ये जो Cl- आया हुआ ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो Cl- ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो केवल क्लोरीन बचेगा और इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, ये इस तरीके से। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, समझ लो, Cl- के दो टुकड़े हो जाएंगे, Cl का एटम बनेगा, ये देखिए Cl का, क्लोरीन का एटम बन गया, और साथ में क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये वाले रास्ते से छूट के बाहर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ये वाले रास्ते से ऐसे जाएगा, चेक कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन का रास्ता ये ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता चलता बैटरी के थ्रू ऐसे आता, और आप चेक कर लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट तो जाता है, तो करंट प्लस से माइनस जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है चलते चलते, समझिएगा जरा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है चलते चलते कहां पर, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या कराना है, रिडक्शन, तो ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये वाला H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो क्या बनाएगा बताओ, हाइड्रोजन का एटम। अब बताओ, आपको पता है कि हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, और क्लोरीन भी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। तो अब समझो कुछ नहीं करना है, यहां हमें क्या करना है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देना है, और यहां हमें 2 लगा देना है, और यहां हमें 2 लगा देना है। जिनको नहीं समझ में आया सुन लो भैया, एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, इसलिए यहां 2 लगा दिया, यहां 2। अब क्लोरीन का एटम ना बना के मॉलिक्यूल बना दिया, क्लास में डिटेल में कढ़ाया, अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूं, इधर आओ, यहां हमने 2 लगाया, यहां 2 लगाया, और यहां नीचे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब बताओ हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी, कौन सी जगह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहीं पे तो रिडक्शन हो रहा है, कहां पर, कैथोड पे, चेक कर लो, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पे, ये देखिए, ठीक। और ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, यहां पर, तो क्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, कहां पर, एनोड पे, तो एनोड पे क्लोरीन गैस निकल ली। उसके बाद अब ध्यान सुनो, Na+ कहां इंतजार कर रहा था, बताओ Na+ कहां इंतजार कर रहा था, देख के बताओ, कैथोड पे कि एनोड पे, तो जवाब है Na+ इंतजार कर रहा था कैथोड पे, क्योंकि Na पे प्लस था और इस पे माइनस था, तो यहीं तो बैठेगा,
यहीं तो बैठेगा। और Na+ को क्या OH- नहीं मिल जाएगा कहीं से? बिल्कुल मिल जाएगा, पूरे में तो पानी भरा हुआ है, चेक कर लो, है ना, पानी तो आपने डाल के रखा हुआ है पूरे में पानी, और पानी OH- दे देता है कहीं से भी, पूरे में तो पानी भरा हुआ है। ठीक, कुछ बच्चे सोचेंगे OH- बस वही है, नहीं, पूरे में से कहीं ना कहीं उसको पानी OH- मिल जाएगा। तो इसलिए Na किसके साथ जाएगा? OH- के साथ जाएगा। और NaOH कहां मिलेगा आपको? चेक कर लो, क्योंकि सोडियम आयन यहां बैठा हुआ था, कहां? कैथोड के पास, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कहां मिलेगा? नियर द कैथोड मिलेगा। ये पूरी कहानी है। और इधर से NaOH हम ब्राइन कंटेनिंग NaOH, मतलब कि उसके साथ थोड़ा बहुत NaCl भी मिला रहता है, तो ब्राइन कंटेनिंग, भाई ब्राइन का मतलब NaCl, एक्वस NaCl के का NaOH के साथ मिक्सचर हम यहां से निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। ठीक, अब आपको एग्जाम में क्या करना है, वो आपको डायग्राम बना के देंगे। ठीक, ध्यान सुनो, 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और सुनिए, वो आपको एग्जाम में डायग्राम बना के देंगे। आपको पहचानना है कौन सा आयन कहां से कहां जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है भैया, चेक कर लो। ठीक है, कौन सा आयन कहां से कहां जा रहा है? सोडियम आयन और H+ को आपको किधर ले जाना है? कैथोड वाले की तरफ, माइनस वाले की तरफ। और Cl- और OH- को किधर मूव कराना है आपको? क्योंकि दोनों पे माइनस है, तो उसको एनोड पे लेके जाना है। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। वो आपको एमसीक्यू में डायग्राम प्रिंट करके देगा, 4 डायग्राम आएंगे, चारों में से एक डायग्राम आपको चूज करना होगा। ये आयन ही आपको वहां देखने होंगे। क्या पता एग्जाम में आपको ऐसे दे दे, एक डायग्राम ऐसा ना दे के आपको ऐसे दे दे कि Cl- इधर जा रहा है और OH- इधर जा रहा है, ठीक, और Na+ इधर जा रहा है और H+ इधर जा रहा है। तो क्या इस पे टिक कर दोगे? नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, ये रॉन्ग हो गया, ये वाला मत चूज कर लीजिएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? बताओ, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जल्दी बताओ, ये सुनो, बताइए, समझ गए? हाँ, तो ये कहानी है। ठीक, अच्छा, जितने बच्चे भी ऑनलाइन क्लास में हैं, आप लोगों को ये सब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पक्का, कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है ना? पता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके ओके, ये चीज हो गई, बहुत बढ़िया। अब बताइए, इस टॉपिक में क्या आपको रिएक्शन याद हो गई? यस सर। क्या आज आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? उससे भी इंपॉर्टेंट है यूजेस, भाई पढ़ लेना। सर कितने नंबर में आएगा ये टॉपिक? अगर आया तो 5 नंबर में डायग्राम के साथ आपसे पूछ लेगा, पूरा आपको ठीक से बनाना पड़ेगा, समझ गए? 2 नंबर का डायग्राम हो सकता है और 3 नंबर की थ्योरी हो सकती है, रिएक्शन वगैरह। और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर भी आ सकता है कहीं पर, मतलब यूजेस 1 मार्कर या 3 मार्कर यूजेस पूछ सकते हैं, भाई क्या दिक्कत है ना, समझ गए? ये चीज है, तो कर लो भाई। इसको मैं हटा दूं? बताइए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो NaCl से हमने पहला प्रोडक्ट बनाया, आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, सुनिए, ब्लीचिंग पाउडर, समझिए, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो बनाना है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए, सबसे पहला एक मैं आपको बच्चों एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं। सबसे पहले थोड़ा ध्यान दें प्लीज बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका तो पहले आप नेचर याद, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, आ जाओ, सबसे पहले तुम फॉर्मूला याद कर लो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला होता है CaOCl2। डायरेक्ट भैया लर्न कर लो, याद कर लो, डायरेक्ट याद हो गया, सबको याद ही होगा, कौन सी बड़ी बात है? ठीक, सबको याद ही होगा, कौन सी बड़ी बात है? ठीक, CaOCl2। ठीक, ये बात है। दूसरी बात जो याद करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ टाइप, सुनिए क्वेश्चन बच्चों, आपको नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बताना है। CaOCl2 का नेचर जरा देखते, किसी बच्चे को याद है? बताओ, एसिडिक होता है कि बेसिक? देखते किसी को याद है? क्या पता किसी बच्चे को याद हो, बताइए इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? क्लास में बताया है? यस, ओके, क्लास में बताया है? यस यस, बताओ, बोलो, क्लास में पढ़ा है? बेसिक, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया याद है आप लोग को। तो इसका नेचर होता है बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मत लिख के चले आइएगा, बेसिक नेचर होता है इसका भैया, याद कर लो, ये सवाल आ चुका है एक तो। ठीक, और सुनो, अब आ जाओ, इसको फटाफट पढ़ लो। सुनो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का जो असली वाला रिएक्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है हम वही याद करेंगे। ठीक, क्योंकि असली वाला बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो जो हमारे सिलेबस में हम याद कर लेंगे। भैया पहले तो रट लो, क्या रटोगे? सुनो, you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine, है ना? अभी अभी आप पीछे पढ़ के आए हो, आपने ब्राइन NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया था पानी के साथ और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी थी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब
इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास जब आपने करी थी तो उसने ही उसको ब्रेक करा दिया था डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था वहां पे, देखा था आपने एनोड कैथोड पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपके मिले थे। ठीक है, क्लोरीन आपकी एनोड पे, हाइड्रोजन आपकी कैथोड पे आपको मिली थी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो वही कह रहा है कि उसी NaCl से तुमने क्लोरीन बनाई थी। बताओ भाई, आपका फाइनली रॉ मटेरियल तो क्या है, आपका रॉ मटेरियल तो क्या है फाइनली, बताइए। रॉ मटेरियल तो भाई NaCl ही है ना। ठीक है भाई, इससे ही तो तुमने क्या बनाया था अभी अभी, क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस से तुमने क्लोरीन तैयार किया था कि नहीं। हालांकि तुमने 3 प्रोडक्ट तैयार किए थे वहां, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, और तुमने हाइड्रोजन तैयार किया था। ठीक है, तो वहां से क्लोरीन जो तुम्हें मिल रहा है, उस क्लोरीन की हेल्प तुम यहां पे लोगे, ये लो। ठीक, और इस क्लोरीन की रिएक्शन आप लोग कराएंगे बच्चों किसके साथ, प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जरा अंडरलाइन कर लीजिए, ड्राई स्लेक लाइम लेना है। कैसा लेना है, ड्राई, ड्राई के नीचे अंडरलाइन करिए, सूखा हुआ लेना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सूखा हुआ होगा, वो पानी नहीं होना चाहिए उसमें, एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेना है। सुनो, अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, पाउडर्ड फॉर्म, यस यस, सूखा होगा, ड्राई होगा। ओके, नाउ CaOH होल ट्वाइस, आपको पूछेगा एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर, सही है। तो इसको बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चों नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए रहेंगे तो समझिए। ऑप्शन में आपको दे देगा CaOH होल ट्वाइस एक्वस, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी में ओनली दे दिया उसने क्या, CaOH होल ट्वाइस। बताओ किस पे टिक करेंगे, किस पे टिक करेंगे, सॉलिड दे दिया है, सॉलिड ऐसे, बताओ किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी पे, यस यस यस, या ओनली CaOH होल ट्वाइस लिखा हो, सॉलिड ना लिखा हो तो उस पे टिक, एक्वस वाला नहीं लेना है। ठीक, तो याद रखिए, तो यही चीज है ड्राई स्लेक लाइम। अब बस कुछ नहीं है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। ओके, नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, भैया डायरेक्ट याद करना है, थ्रू द, और लिखा है दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, है ना। जो एक्चुअल में रिएक्शन होती है और एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है वो सब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको अभी सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी के लिए रट लो भैया, ये याद कर लो, यही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप रिएक्शन करा दीजिएगा। ये लीजिए, क्लोरीन की ड्राई स्लेक लाइम, ये क्या है, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ करा दीजिए, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप इसको केमिकल नेम इस तरीके से आप बुला सकते हैं, और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। बैलेंस है ये, और साथ में वाटर निकल जाता है, क्योंकि OH है तो पानी तो निकलेगा ही, OH है तो पानी तो निकलेगा ही। ठीक, अब सुनिए यहां पर, ये आप लोग याद करके आएंगे, और सुनिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये जो आप लोग यूज एग्जाम में छोड़ के जाते हो ना, यहां से सवाल बनता है, ब्लीचिंग पाउडर के यूज। आइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं बच्चों। देखिए, कभी भी अगर आपको ब्लीचिंग करना होगा, ब्लीचिंग को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक यस विरंजन करना, है ना। यस, विरंजन मीन्स रंग उतार दो, कलर उड़ा दो, कलर उड़ा दो। ठीक है, कलर उड़ा दो, कलर निकाल दो, है ना। सुनो बच्चों, आपने सुना होगा कभी ना कभी कॉटन के बारे में, कॉटन के बारे में आपने, लाइनन के बारे में, ये कपड़ा होता है ना, कॉटन के भी कपड़े होते हैं, देखा आपने, लाइनन कॉटन की तरह होता है, बहुत मुलायम सा कपड़ा होता है ना। ठीक है, आप देखोगे, गूगल करके देखिए, लाइनन का कपड़ा होता है। तो बच्चों कपड़ा, मान लो कि मैंने कोई शर्ट बनवाई अपने लिए, है ना, लाइनन की या कॉटन की शर्ट बनवाई। ठीक, अब शर्ट को मेरे को थोड़ा फैशनेबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ब्लैक कलर से पेंट किया मैंने, पेंट का मतलब है कलर चढ़ाया, है ना। समझो, ये इस तरीके से मेरी शर्ट है, ये देखिए ये इस तरीके से मेरी शर्ट है, और शर्ट बढ़िया से ब्लैक कलर है पूरी। मैंने कहा यार इसको ना थोड़ा सा ब्लीच कर दो, समझ गए। तो क्या करेंगे, इसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करेंगे, जिससे कि इसमें शेड आ जाएगा, लाइट हो जाएगा थोड़ा। क्या आप समझ सकते हो उस चीज को, वो शेडेड कपड़े नहीं पहनते, जैसे यहाँ पे शेड आ जाएगा, कलर थोड़ा उड़ जाएगा, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से हमने इसको ट्रीट कर दिया, यहाँ शेड का बढ़िया डिजाइन बन गया। डिजाइन का मतलब है शेड आ गया, समझ रहे हो। तो यही चीज होता है, ब्लीचिंग कर सकते हो। ब्लीचिंग का मतलब होता है आप उसको ब्लीच करो, उसका कलर उड़ा रहे हो, कलर हटा रहे हो आप। इसी तरीके से लाइनन के बहुत सारे कपड़े आते हैं मार्केट में, तो उसको ब्लीच किया जाता है। ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कि जो कपड़े उपड़े उद्योग वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां उसका रंग उड़ाने के लिए, उसको शेड में बढ़िया लाइट शेड लाने के लिए, कहीं कहीं डार्क कहीं कहीं शेड, तो शेड कहाँ आएगा, लाइट शेड कहाँ आएगा, जहां ब्लीचिंग पाउडर लगा देंगे वो लोग, है ना। तो ये चीज, तो यही बात किताब में लिखी, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन के जो कपड़े या लाइनन के जो कपड़े, उसको
ब्लीच करने के लिए। उसके बाद ब्लीच मतलब रंग उड़ा दो, है ना, विरंजन कर दो उसका, विरंजन मीन्स रंग उड़ा दीजिए उसका। उसके बाद फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, ओके करेक्ट, यस बच्चों, जो पेपर बनाने वाली फैक्ट्रीज होती, पेपर आपको साफ सुथरा चाहिए ना, ऐसा ये देखिए पेपर आप बाजार से खरीद के लाते हो, अलग अलग क्वालिटी के पेपर आते हैं, पेपर आपको थोड़ा साफ सुथरा चाहिए, तो साफ सुथरा मतलब इसको और क्लीन करने के लिए, क्लीन करने का क्या मतलब, इसका रंग उड़ा दो, इसको एकदम सफेद कर दो बढ़िया, तो एकदम लाइट शेडेड करने के लिए इसको ब्लीच करते होंगे। वुड पल्प मतलब, वुड पल्प का मतलब लकड़ी की जो छाल होती है उससे कागज बनते होंगे, तो जब बन के आता होगा तो इतना अच्छा सफेद नहीं चमकता होगा, इतना लाइट शेड नहीं होता है, तो उसको ब्लीच कर देते होंगे ये लोग। तो जब ब्लीच कर देते होंगे तो ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं और क्या, ठीक, तो वो सफेद चमकने लगता है। तो ये देखिए फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। तो लॉन्ड्री में भी ब्लीच मतलब जो कपड़े धुले जाते हैं उसको भी ब्लीच करने के लिए मतलब ब्लीच करते होंगे, बहुत लाइट ब्लीच करते हैं, नहीं तो कपड़ा खराब हो जाएगा, जैसे कि जो दाग वाग होते हैं ना वो निकल जाएंगे, कहीं पे कलर का दाग लग गया कुछ लग गया तो उसको ब्लीच कर देंगे, निकल जाएगा वो, ठीक। तो इस तरीके से। उसके बाद बच्चों ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूज सुन लो, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। चलो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस आप ये समझो कि ब्लीचिंग पाउडर आपको नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ब्लीचिंग पाउडर आपको नेसेंट ऑक्सीजन मतलब तुरंत पैदा हुआ ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना याद कर लीजिए आप। उसके बाद बच्चों टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर को अगर आप थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट कर दोगे तो उसके जो भी जम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वो जम फ्री हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम एक काम करते हैं, यहाँ तक हमने इसको करा दिया, इतना आप अच्छी तरीके से याद करके आइए, एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको पूरा फिनिश कर दूंगा अब मैं, जितने टॉपिक बचे हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, एक दो क्लास में, अभी ये 1 घंटे की है, नहीं तो इसको फिनिश कर देता मैं, ठीक है। चलिए जाइए जाइए, और आप लोग के जो भी डाउट है, डाउट वो सब रिकॉर्डिंग सेक्शन में आ जा रहे हैं, ठीक है ना, और डाउट मैं बता रहा हूँ, आप लोग डाउट देखते रहिए, भेजते रहिए। और हाँ, जो ऋषिका का डाउट था, ठीक है, ऋषिका भास्कर का जो डाउट था ट्रायंगल वाला, मैंने मैंने दोनों सवाल आपको करा दिए, ठीक है, उसको ऐप में वो है रिकॉर्डेड ऋषिका के नाम से, जाके देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था, और वैसा ही क्वेश्चन मैंने रिवीजन सीरीज में भी कराया हुआ है, लेकिन मैंने दोनों एक साथ करा दिए, ठीक। आप लोग प्लीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो जो मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। तो प्लीज सब लोग उसको देखा करो कि भैया क्या आपको आता है कि नहीं आता है, वो डायरेक्ट आ जाएगा यार एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। हाँ प्री बोर्ड में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में आएगा, एग्जाम में भी देख लो, उसकी प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, और क्या। जाइए जाइए।